देखें, ले एक जगह है ले जी। जो कि ले में इंडिया का बहुत बड़ा एक अड्डा है, उनका फौजी अड्डा है, फजाई और अड्डा है। देखिए सर, देखिए चाइना की भी तो काउंटर स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना, और पाकिस्तान चाइना के कैंप में भी, और हम भी बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। उन्होंने क्वाड का एक कॉन्सेप्ट लेके आए जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जापान है, था, इंडिया को कर दिया और इंडिया को शामिल किया। और इंडिया को अमेरिका ने खुद भी और इसराइल के थ्रू भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज दी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी दी, उसको अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना जनरल साहब, वो जो इंडिया का था ना खित्ते का पुलिसमैन बनने का ख्वाब, वो ख्वाब उसको पूरा होता हुआ नजर आया। इंडिया रशिया के साथ था, अमेरिका के मुखालिफ कैंप में था, तो फिर ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं, चेंज हो रही थी और इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली। गुफ्तगू करेंगे जो इंडिया और चाइना के माबेन जो अर्ली मई से जो स्कर्मिशेस शुरू हुई हैं, और 15 जून को जब ऑल हेल ब्रोक लूज, और ये लड़ाई हुई थी लाठियों और पत्थरों के हिसाब से। तो इस सारी चीज़ का बैकग्राउंड जनरल साहब से जानेंगे, और पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं इसकी। जनरल साहब, टू बिगिन विद थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे जो साइनो इंडिया जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसकी रीजंस क्या हैं, और स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स दोनों साइड्स की क्या हैं इसमें। जी थैंक यू जी। इसमें सबसे पहली बात यह कि थोड़ा सा इसका परसे मंजर, जिसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं ना, या जो इसका कॉन्टेक्स्ट होता है, उसको समझना जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट भी दो किस्म का, एक तो है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट और एक थोड़ा सा रीजनल कॉन्टेक्स्ट की हम बात करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा रीजनल कॉन्टेक्स्ट को पीछे लेके जाऊंगा। बिफोर पार्टीशन 1947 से पहले, जब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे थी, उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर की बाउंड्री थी चाइना के साथ, और वो बाउंड्री बड़ी लूज सी बाउंड्री थी, उसकी डिमार्केशन नहीं हुई थी, और उसके ऊपर उनके एग्रीमेंट्स आपस में चलते रहते थे और उनका आपस में चल रहा था। लेकिन पार्टीशन के बाद थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट हो गई। लेकिन मैं भी उसको थोड़ा सा ग्लोबल पर्सपेक्टिव से इसको रिलेट करूंगा। आपको याद होगा कि यूएसएसआर जब खत्म हो गया है, उसके बाद से सर्द जंग खत्म हो गई, तो अमेरिका ने अपनी जो मेन पावर थी, उसमें अपनी पिवट की पॉलिसी के तहत उसको अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन की तरफ शिफ्ट किया। एक और बड़ी चीज उसने ये की कि उसने जो रीजनल लोग थे यहाँ पे, रीजनल पावर्स थी, मसलन उन्होंने क्वाड का एक कॉन्सेप्ट लेके आए जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, जापान है, इंडिया को कर दिया और इंडिया को शामिल किया। और साथ ही साथ उन्होंने एशिया पैसिफिक, पहले बोला जाता था लफ्ज ज्यादा, एशिया पैसिफिक को उन्होंने इंडो पैसिफिक कर दिया। इसका मतलब ये है कि इंडिया को बीच में शामिल किया जाए, उसमें इंडियन ओशन की जो सारी की सारी जनरल साहब, और जो साउथ चाइना सी का है, जहाँ पे चाइना के भी डिजाइन्स थे, तो उसको साउथ चाइना में भी इसको कंट्रोल करने के लिए साउथ चाइना सी में भी वो बिल्कुल एरिया उसके अंदर ही आता है, पैसिफिक और इंडियन ओशन के दरमियान में आगे जाके वो साउथ चाइना सी बिल्कुल पैसिफिक में आता है, ठीक है ना जी। वो इसका हिस्सा है एक्चुअली। तो जब उन्होंने ये पावर शुरू की, इंडिया को उन्होंने अपने साथ मिला लिया, और इंडिया को अमेरिका ने खुद भी और इसराइल के थ्रू भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज दी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी दी, उसको अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया। जनरल साहब, वो जो इंडिया का था ना खित्ते का पुलिसमैन बनने का ख्वाब, वो ख्वाब उसको पूरा होता हुआ नजर आया। हालांकि पहले इंडिया रशिया के साथ था, अमेरिका के मुखालिफ कैंप में था, तो फिर ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं, चेंज हो रही थी, और इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली। चाइना के इसी गार्ड में चाइना को एज अ थ्रेट पेश करके, या अमेरिका की जो मजबूरी है चाइना को कंटेन करना। लेकिन सर देखिए, चाइना की भी तो काउंटर स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना, और पाकिस्तान चाइना के कैंप में भी, और हम भी बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। और इंडिया ने अमेरिका के प्रोबेबली एट बिहेस्ट ऑफ अमेरिकन, या अपने तौर पे उन्होंने समझा कि एक अपॉर्चुनिटी है, एक तो हम थोड़ा सा चाइना के साथ थोड़ा कुछ करते हैं। आपको याद है 2-3 एरियाज हैं जो कि वहां पे बोन ऑफ कंटेंशन रहे हैं। एक तो एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, जो बिल्कुल ईस्ट में है, जिसको कि चाइना कहता है कि वो पूरा का पूरा सूबा हमारा है, वो स्टेट इंडिया के पास है, लेकिन चाइना कहता है कि वो हमारी है। एक तो वो है कंटेंशन, और वहां पे भी 62 में लड़ाई हुई थी। फिर आप थोड़ा सा आगे आए, भूटान और सिक्किम का एरिया जो है, जहां पे डोकलाम 2017 में जो डोकलाम का हुआ था, और ये सारा इलाके में लड़ाई पहले 62 में यहाँ पे भी हुई। फिर तीसरा जो एरिया है जहाँ पे लड़ाई हुई है अभी रिसेंट भी, जिसमें एस्केलेशन, वो लद्दाख का एरिया है। लद्दाख का एरिया वो है जिसमें कि अक्साई चेन का एरिया, जो कि ऊपर चाइना के पास है, उससे आप नीचे आते हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान की भी इन्वॉल्वमेंट एक तरह से हो जाती है कि हम भी पाकिस्तान की भी, जी हम भी बिल्कुल साथ हैं। आप देखें, ले एक जगह है ले जी, जो कि ले में इंडिया का बहुत बड़ा एक अड्डा है, उनका फौजी अड्डा है, फजाई अड्डा है। जनरल साहब, जब हमने कारगिल किया था, तो ले कारगिल रोड वो अंडर थ्रेट आ गई थी।
जी जी, वो बिल्कुल आपको याद है, बिल्कुल सही बात है, आपकी बात दुरुस्त है कि उस वक्त ले कारगिल रोड को हमने थ्रेटन किया था, जी अपने फायर से, डायरेक्ट फायर से भी हमने थ्रेटन किया था उस वक्त। तो मैं जो बात कर रहा था कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने देखा कि अमेरिका के उसके ऊपर शय लेते हुए उन्हें अपनी पावर को वहां पे कंसोलिडेट करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया, और उन्होंने ले से लेकर श्योक और आगे एक जगह आती है दौलत बेग ओल्डी, जी, ओल्डी जहाँ पे वो रोड आता है, दौलत बेग ओल्डी रोड, जी रोड आता है, जी। वो रोड पहले नहीं थी, उन्होंने ये रोड पिछले 2-1 साल में वो रोड कंप्लीट कर ली। अच्छा, उस दौलत बेग ओल्डी को एक छोटी सी जगह थी, बटालियन माइनस टाइप, वहां पे एक फोर्स होती थी, उसको उन्होंने ब्रिगेड प्लस ब्रिगेड पे ले गया, अभी 2 ब्रिगेड तक की फोर्स वहां पे हो सकती है। फिर ने वहां पे लैंडिंग स्ट्रिप्स भी बनाना शुरू कर दी। चाइना ने जब ये देखा कि यार ये इंडिया तो कोई और गेम खेल रहा है, अमेरिका के कहने के ऊपर या बगैर कहने के ऊपर, वो एक और गेम। और जनरल साहब, यहाँ से जो सीपैक वाला हमारा रूट है वो भी जिस तरह ले कारगिल रोड का, उसका भी काउंटर था ना एक, ये तो हमारे लिए तो स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको रोकना। जी, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ कि जब चाइना ने देखा कि इंडिया जो है दौलत बेग ओल्डी को स्ट्रेंथन कर रहा है, दौलत बेग ओल्डी से थोड़ा सा आगे कराकरम पास आ जाता है, और कराकरम के पास से इनकी जो मेन रोड जो कनेक्ट करती है तिब्बत को और जिनजियांग प्रोविंस को, वो वहीं से गुजर, सिनकियांग या जिनजियांग या जो भी उसका नाम आजकल बोलते हैं, सिनकियांग पुराना नाम है उसका, तो उसके पास से गुजरती है। और चाइना ने ये फील किया कि प्रोबेबली इंडिया अपने हलीफों के साथ मिलके सी पैक को थ्रेटन कर रहा है, वहां से भी थ्रेटन कर रहा है, और अल्टीमेटली उनका ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि ये सारे की एरिया को पीछे उसका बेस को कंसोलिडेट करके पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के एरिया को भी थ्रेटन किया जाए। तो ये उनका बड़ा एक ऑब्जेक्टिव था इंडिया का, और आगे आ गए वो, वहां पे गलवान वैली तक आ गए। और अच्छा जनरल साहब, ये जो स्क्रिमिश इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ पत्थरों का, लाठियों का इस्तेमाल हुआ कुछ, तो ये क्यों? दोनों साइड से जंग नहीं चाहती, जंग का खतरा, इसी से मेरा सवाल है कितना ज्यादा है इस इलाके में, इंडिया चाइना का, पाकिस्तान इंडिया का, ये सारा जरा कॉन्टेक्स्ट जरा समझाएं, हमें एक्सप्लेन करें। जी, मैं सिर्फ एक मुआहिदा हुआ था इंडिया और चाइना का, मेरे ख्याल में 93 में हुआ था वो मुआहिदा, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एक दूसरे के खिलाफ फायर आर्म्स नहीं यूज करेंगे, कुछ उसकी उन्होंने SOPs बना ली, तो वो उसके ज़हन में था। मैं आके आराम से ऑक्यूपाई कर ली सारी वो जो जगह थी, बड़ी हाइट से ऑक्यूपाई कर ली गलवान वैली के अंदर। उन्होंने भी फायर कोई नहीं किया। इंडियंस ने भी ये समझा कि अभी हमने फायर नहीं करना। अब बड़ी स्ट्रेंज सी बात है कि इंडियन एक अच्छी खासी फोर्स लेके, जिसमें उनके एक कर्नल साहब की डेथ हुई, ये 16 बिहार रेजिमेंट थी उनकी, वो गई, उसके साथ 1-2 और बटालियन के लोग थे, इन्होंने बगैर आर्म्स और एमुनिशन के ये लोग गए हैं। चाइनीज ने ये समझा कि ये हमें यहाँ से हमें अपरूट करने आ रहे हैं, हमें यहाँ से निकालने आ रहे हैं, तो वहां पे लड़ाई हुई है इनकी बगैर आर्म्स के, यानी डंडे, लाठी, सोटे जिसको बोलते हैं, उनसे, पत्थर, उनसे लड़ाई हुई है।